the definition of Renaissance, its causes and its impact. So first of all, we will discuss what is Renaissance. The term Renaissance means rebirth or revival. अगर हम रेनेसा ये जो वर्ड है इसकी बात करें तो इसका मीन्स होता है पुनर्जन्म, और जिसे हिंदी में हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। इन आर्ट एंड लिटरेचर इट मीन्स द rebirth or revival of Greek art, literature, culture and pattern of life which had been destroyed by the repeated invasions of the Turks. अगर हम कला और साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो रेनेसा का अर्थ होता है ग्रीक कला, साहित्य, संस्कृति का उदय, कब फिर से उदय होना। क्योंकि जो कॉन्स्टेंटिनोपल थी वो सेंटर थी ग्रीस की, एक कैपिटल सिटी थी जो कि एक सेंटर था लर्निंग का और एजुकेशन का। तो तुर्कों ने बार बार उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। Turks destroyed their art, literature and culture and centers of their culture and education during the 15th century. क्योंकि तुर्कों ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि सेंटर सिटी था, वहाँ पे जितने भी उनके सेंटर थे कल्चर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, उनको उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। द ग्रीक आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, पोइट्स एंड फिलोसोफर्स फ्लेड फ्रॉम ग्रीस एंड फाउंड शेल्टर इन इटली। अब जब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो फेवरेबल नहीं रह गया था आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, पोइट्स एंड फिलोसोफर के लिए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को छोड़ दिया जाए, और जो आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, पोइट्स और फिलोसोफर्स थे वो ग्रीस को छोड़ के इटली में शेल्टर ले लेते, मीन्स इटली चले जाते हैं और वहाँ वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। They carried with them their own books, manuscripts and other objects of art. जब ये आर्टिस्ट, स्कॉलर्स इटली जाते हैं तो वो अपने साथ कुछ सामान ले जाते हैं, और उस सामान में क्या था, वो था जो ग्रीस के कुछ पुराने जो क्लासिकल जो बुक्स थी और उनके हाथ की लिखी हुई कुछ जो उन्होंने जो कुछ भी लिखा था मैन्युस्क्रिप्ट थी, और बाकी के जो आर्ट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स थे वो उनको लेकर साथ में जाते हैं। इन इटली दे फाउंड अ वेरी फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द रिवाइवल एंड फर्दर एनरिचमेंट ऑफ देयर आर्ट एंड लिटरेचर। और जब वो इटली पहुँचते हैं, वहाँ रहते हैं, तो फील करते हैं कि इटली का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही फेवरेबल है, और इस एटमॉस्फेयर में वो फिर से अपनी जो ग्रीक आर्ट है, लिटरेचर है, उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसको एक नया रूप दे सकते हैं, उसके लिए फिर से काम कर सकते हैं। The Greek learning was revived by the scholars of the classics called humanists. और ग्रीक लर्निंग्स जो थी, जो क्लासिक्स थे, उनको एक नया रूप देकर स्कॉलर्स ने उनको फिर से पुनर्जीवित किया, फिर से उनको एक नया जन्म दिया, और इस तरीके से जो ग्रीक आर्ट थी, लिटरेचर थी, कल्चर थी, उसका एक नया जन्म हुआ, एक रीबर्थ हुआ। और ये जो स्कॉलर थे जिन्होंने ग्रीक आर्ट और लिटरेचर को रिवाइव किया था, उन्हें ह्यूमनिस्ट भी बोला जाता है, राइट। फ्रॉम इटली द रेनेसां स्प्रेड थ्रू जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, द नीदरलैंड्स एंड फाइनली रीच्ड टू इंग्लैंड। रेनेसां इटली से होती हुई जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स के बाद फाइनली इंग्लैंड में पहुंचती है। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ रेनेसां। क्या कारण थे रेनेसां के? एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसका फॉल हो जाता है, तो जो आर्टिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ट, कल्चर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो दिस वाज द मेन एंड फॉरमोस्ट रीजन एंड वी कैन से कॉज ऑफ रेनेसां। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन।
प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉज था, क्योंकि इससे क्या हुआ कि लोगों को एक चांस मिलता है दूसरे जो रिलीजन है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके लिटरेचर को पढ़ने का। तो जब उन्होंने दूसरे साहित्य को पढ़ा तो उससे भी उनके अंदर जागरूकता आई। नेक्स्ट है मैनी किंग्स, नोबल्स एंड मर्चेंट्स एनकरेज न्यू लिटरेचर एंड आर्ट। काफ़ी सारे जो किंग्स थे, नोबल्स थे और जो मर्चेंट्स थे, रिच मर्चेंट्स थे, उन्होंने न्यू लिटरेचर और आर्ट को संरक्षित करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर तब तक क्या था कि सामंतवादी व्यवस्था थी। तो जो किंग्स थे दे वर नॉट ऑल इन ऑल, किंग्स का रूल नहीं चलता था, वहाँ पे रूल चलता था पोप का, क्योंकि चर्च जो कि उसके पास सुप्रीम पावर थी और वो ऑल इन ऑल थी। तो किंग्स ने कुछ अलग करना चाहा, तो उन्होंने लिटरेचर और आर्ट को संरक्षित करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब का पश्चिम से मिलन, क्योंकि लोग व्यापार के लिए इधर से उधर जाने लगे, नई कल्चर नई आर्ट को वो देखते थे, तो उसको देखकर भी खुद से कुछ नया करने की जो इच्छा थी वो उनके अंदर डेवलप होती थी। डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म मीन्स सामंतवादी व्यवस्था जो थी, जो पोप जो अपना रूल चलाते थे कॉमन पीपल के ऊपर, क्योंकि वो चर्च के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के ऊपर बेवजह का टैक्स भी लगाते थे और अपनी मनमानी करते थे। वो हर चीज़ में उनका इंटरफेरेंस था। तो जब लोगों के अंदर जागरूकता आई तो उन्होंने चर्च की जो बातें हैं उनको नकारना थोड़ा स्टार्ट किया, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्यूडलिज्म थी उसका डाउनफॉल हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्रूसेड्स, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध भी हुए और खासकर जो धर्म युद्ध थे वो ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच थे। ठीक है, तो ये धर्म युद्ध ने भी रेनेसां को जन्म दिया, क्योंकि जो तुर्क थे वो भी मुस्लिम थे, इस्लाम, तो ये जो वहाँ पर भी जो था काफ़ी ईसाइयों और तुर्कों के बीच में युद्ध रहा था और उसकी वजह से ही कॉन्स्टेंटिनोपल को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट की। फ्रेंड्स, रेनेसां का इम्पैक्ट हमें लिटरेचर में भी देखने को मिलता है, आर्ट में, आर्किटेक्चर की हम बात करें, फाइन आर्ट्स की बात करें या फिर साइंस की, हर जगह रेनेसां का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर की। द बाइबल वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश। रेनेसां टाइम में क्या हुआ कि बाइबल, क्योंकि अब तक रोमन एम्पियर्स जो थे उनकी लैंग्वेज लैटिन थी और बाइबल को लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाता था और केवल जो पादरी थे वही उनको पढ़ सकते थे। लेकिन रेनेसां के बाद जब लोगों में जागरूकता आई और प्रिंटिंग प्रेस तो डेवलप हो ही चुकी थी, तो जो बाइबल था उसका ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो गया और जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और इसके अलावा इसको काफ़ी सारी यूरोपियन जो लैंग्वेज थी उनमें ट्रांसलेट किया गया। और जब बाइबल को लोगों ने पढ़ा तो उनको लगा सच में कि जो पादरी वगैरह हैं उनको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं और धर्म के नाम पर उनको ठगते हैं। न्यू थिंग्स लाइक लव ऑफ one's country, love of nature as well as the role of individual were introduced. जो साहित्यकार थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने रिलीजन, चर्च इनको छोड़ के दूसरी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने जो लिटरेचर थी उसमें नई थीम्स जो थी उनको इंट्रोड्यूस किया, लाइक लव फॉर कंट्री, लव फॉर नेचर। और उस टाइम पे रेनेसां पीरियड की अगर हम बात करें तो डिवाइन कॉमेडी दैट वाज रिटन बाय डेंटे, इसके अलावा कैसियो की डेकामोरन है, थॉमस मोर्स की यूटोपिया है, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, शेक्सपियर के प्लेस हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि लिटरेचर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम पर। नेक्स्ट हम आते हैं आर्ट पर। आर्ट की अगर बात करें तो द आर्टिस्ट used to draw the pictures of monks, bishops and priests and church had restricted their freedom of thought and action. आर्टिस्ट जो थे उनको जो मेन थीम था उनका पेंटिंग करने का वो सिर्फ monks, बिशप्स और प्रीस्ट और चर्च तक ही लिमिटेड रह गया था, क्योंकि चर्च ने क्या किया था, उनके जो राइट्स थे, जो उनकी थीम थी उनको
लिमिटेड कर दिया था कि वो चर्च, पुजारी, इसके अलावा कुछ और पेंट नहीं कर सकते, वो खुद से कुछ भी इमेजिनेटिव पेंट नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, जब रेनेसा टाइम स्टार्ट हुआ तो लोगों के अंदर थोड़ा सा चेतना आई नहीं, और उन लोगों ने भी नई थीम को, लाइक द राइटर्स, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लाइक नेचर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको उन्होंने एक्सप्लोर किया। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची ने जो मोनालिसा की जो पेंटिंग बनाई है, वो उनकी मास्टरपीस कही जाती है, वो उन्होंने रेनेसा के टाइम पर ही बनाई थी। एक और आर्टिस्ट हैं माइकल एंगो, उन्होंने सिस्टीन चैपल दैट इज़ अ बिल्डिंग, क्योंकि इसकी सीलिंग को पेंट किया था। तो उन्होंने नई नई चीज़ों पर नए नए तरीके अपनाए, कुछ नया करने की कोशिश की। अब वो अपने जो पुराने जो उनके पैटर्न चले आ रहे थे उसको उन्होंने फॉलो करना ठीक नहीं समझा। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। द बिल्डर ऑफ दिस टाइम कंस्ट्रक्टेड मैनी चर्चेज, प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स फॉलोइंग द स्टाइल ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। बिल्डर्स जो थे इस टाइम के, वो जो भी चर्च या कोई दूसरी बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करते थे, उनको जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन जो स्टाइल था उसी में कंस्ट्रक्ट करते थे। द पॉइंटेड आर्चेज ऑफ द चर्च एंड द प्लेसेस वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय राउंड आर्चेज। जो पॉइंटेड, आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ भी कैथोलिक चर्च की अगर फोटो देखेंगे तो पाएंगे कि उनके जो आर्चेज होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कुछ नया करने का सोचा कि हम पुराने पैटर्न पर नहीं चलेंगे, हम कुछ नया करेंगे, अपना दिमाग का यूज़ करेंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमनिज्म थी, दैट वाज द सेंटर ऑफ रेनेसा पीरियड। मानव को बीच में रखा गया, मीन्स मानव को सेंटर बनाया गया कि धर्म से ऊपर भी क्या है, इंसान खुद है, उसके जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो अगर अपने दिमाग का यूज़ करे तो बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। तो इसलिए हर चीज़ में कुछ नया करने का सोचा, और यहाँ पे जो पॉइंटेड आर्चेज वो अब तक बनाते हुए आए थे उसको उन्होंने राउंड कर दिया। एंड द डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फाइन आर्ट्स। अगर हम फाइन आर्ट्स की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, तो क्या था कि ड्यूरिंग रेनेसा फाइन आर्ट्स ऑल्सो ग्रू। फाइन आर्ट के फील्ड में भी काफ़ी प्रगति हुई। इटली वॉज फ्रीड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मेडिवल सॉन्ग। और अभी तक जो पुराने ढर्रे के जो सॉन्ग्स चले आ रहे थे उससे इटली फ्री हो गया, क्योंकि द यूज ऑफ पियानो एंड वायलिन मेड द सॉन्ग्स स्वीटर इन चर्चेज। ओल्ड सॉन्ग्स वर डिस्कार्डेड एंड न्यू सॉन्ग्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन प्रेयर। क्योंकि चर्च में अभी तक जो पुराने गीत चले आ रहे थे उनको लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, और उनकी जगह पर नए सॉन्ग्स को इंट्रोड्यूस किया। और वो नए सॉन्ग्स में उन्होंने म्यूज़िक को भी डाला था। अब पियानो और वायलिन का यूज़ सॉन्ग्स में होना स्टार्ट हो गया था। एंड पैलेस्ट्रीना जो थे एक पॉपुलर सिंगर और म्यूजिशियन थे रेनेसा पीरियड के। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे साइंस की। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस डेवलप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। द डेवलपमेंट इन एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस मेड दिस एज डिस्टिंक्ट। और विज्ञान की भी जो अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि मेडिसिन है, एस्ट्रोलॉजी है, और हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, और जो बाकी की जो ब्रांचेस थी उसमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। और काफ़ी फेमस पॉपुलर साइंटिस्ट भी रहे हैं रेनेसा पीरियड के। फॉर एग्जांपल कॉपरनिकस जो थे वो रेनेसा पीरियड के थे। उन्होंने बताया कि जो सन है वो अपनी जगह स्थिर है, और जो अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स जो हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और उसी टाइम के दूसरे एक